अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, फिर जब वो वाटर के साथ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड, then reaction of metals with salt of other metals. Next is reaction of metal with oxygen. अब जब मेटल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है इसमें? जो मेटल्स होता है वो ऑक्सीजन के साथ पहले कंबाइन करता है, या फिर हीटिंग के वक्त, या फिर जब वो एयर के साथ ये होता है तब। उसके बाद एक फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं M+O2, तो वो क्या देगा? M2+O2 वो क्या देगा? 2MO। मतलब कोई भी मेटल प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो क्या देगा? MO, मतलब मेटल ऑक्साइड। देन सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। अब इन्होंने बोला कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सोडियम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन at room temperature and form sodium oxide. सोडियम मेटल जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसा कि भी मैंने बताया था कि ये कोई भी मेटल, फॉर एग्जांपल हम M लेते हैं तो यहाँ पे सोडियम लिया है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या दिया? सोडियम ऑक्साइड। ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर। अब सोडियम जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो एकदम से फायर कैच कर लेता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हम लेबोरेटरीज में या फिर कहीं भी हम सोडियम जब रखते हैं ना तो उसको केरोसिन के अंदर प्रिवेंट करके रखते हैं ताकि कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो उसकी वजह से, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि अगर जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो फायर कैच कर लेगा। फिर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं इजीली। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एल्कली ग्रुप फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक एल्कली फॉर्म करता है, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर. Sodium and potassium metal react rapidly and vigorously with water and liberates hydrogen gas. अब सोडियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो एक हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेट, मतलब हाइड्रोजन गैस एकदम से वो छोड़ता है यहाँ पे। अब सोडियम अगर हम हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एक एल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है और H2 गैस भी फॉर्म हो रहा है। देन यहाँ पे पोटेशियम का भी सेम है। पोटेशियम जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एक अल्कली का ग्रुप फॉर्म हो रहा है एंड H2 गैस रिलीज हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो काफी धीरे रिएक्ट करता है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड in the reaction collects on the surface of the metal in form of bubbles. और इनके पास जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना कार्बन के फॉर्मेशन के बाद, तो वो मेटल के सरफेस पे फॉर्म हो जाता है एंड बबल्स फॉर्म करता है एंड मेटल फ्लोट करने लगता है वाटर में। मतलब हाइड्रोजन गैस ऐसे रिलीज नहीं हो जाता है इसमें, वो मेटल के सरफेस पे ही रहता है हाइड्रोजन गैस जो है। तो रिएक्शन हमारा क्या बनता है? कैल्शियम प्लस वाटर, एक एल्कली मेटल फॉर्म हो रहा है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस फॉर्म हो रहा है बट वो उसके सरफेस पे ही रहता है मेटल के। नेक्स्ट, when sample of aluminium, magnesium, iron or zinc are treated with dilute sulfuric और hydrochloric acid, जब एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन या जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब सल्फेट या फिर क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है इस रिएक्शन के वक्त। देन रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स कैन बी इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज इन्होंने दिया है, इसका रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा? Mg, Al, Zn and Fe. Next, reaction of metal with nitric acid.
नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विद। अब क्या होता है कि जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होता है। वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N2O, NO, NO2 are formed in accordance with the concentration of nitrogen। अब बोला है कि नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ये तीनों में से कोई भी एक ऑक्साइड फॉर्म होता है जब हम नाइट्रिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो रिएक्शन हमने की है, एक तो कॉपर लिया उसमें और HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड लिया हमने। जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड लिया हमने, नाइट्रिक एसिड लिया, तब क्या फॉर्म हुआ? जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया हमने तो NO3 फॉर्म हुआ एंड NO2, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो NO2 फॉर्म हुआ। देन नेक्स्ट जब हमने डाइल्यूट लिया तब NO नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे उसने वही बोला है कि जो जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी मेटल को दे रहे हैं ना, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि नाइट्रिक एसिड का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, या वो डाइल्यूट है या तो वो कंसेंट्रेटेड है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब जो सारे मेटल्स होते हैं उन सब की रिएक्टिविटी सीरीज सेम नहीं होती है, मतलब उन सब की रिएक्टिविटी जो होती है वो सेम नहीं होती। रिएजेंट्स oxygen, water and acids are not useful to determine the reactivity series of the metals। अब बोला इन्होंने कि ऑक्सीजन या फिर वाटर या फिर एसिड्स ये सब रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का नहीं डिसाइड करते, एज ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद देम। क्यों? क्योंकि ये सारे जो मेटल, ये भी इन सब से ना सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट कर सकते, सारे मेटल्स ऑक्सीजन से, वाटर से और एसिड से नहीं रिएक्ट करते। इसके लिए ये तीनों के बेसिस पे हम उनके रिएक्टिविटीज नहीं कर सकते डिटरमाइन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल सर्व्स दिस प्रोसेस। अब तो फिर इनका रिएक्टिविटी सीरीज कौन डिटरमाइन करता है? जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वक्त जो मेटल्स के साथ हमने रिएक्ट करके जो सॉल्ट फॉर्म हुआ था ना, वो डिटरमाइन करता है इनका रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रिएक्शन लेते हैं। इफ अ मेटल ए डिस्प्लेसेस अनदर मेटल बी, एक मेटल ए है अगर और वो डिस्प्लेस कर रहा है मेटल बी के साथ फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, देन इट मींस दैट द मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। अब मेटल ए अगर मेटल बी को रिप्लेस कर देता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेटल बी है ना वो ज्यादा reactive है। Then arrangement of metal in the increasing or decreasing order of the reactivity series are called reactivity series of metal। अब उनका जो अरेंजमेंट डिटरमाइन करता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो डिटरमाइन करता है उनका सीरीज। नेक्स्ट इज मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। अब इनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल डिवाइड होते हैं ग्रुप्स में। फर्स्ट इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स आते हैं, सेकंड आते हैं जो हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और थर्ड आते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। अब जब मेटल और नॉन मेटल्स रिएक्ट होता है तब क्या होता है? नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, जो लास्ट वाला ग्रुप था, डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब जो नोबल गैसेस होते हैं लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, वो सब कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते ही नहीं है। इफ वी look into the electronic configuration of some metals and non-metals, it will be seen that the driving force behind a reaction is to attain the electronic configuration of nearest noble gas with complete octet। अब अगर हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल में देखें तो उनका एक ही मोटो होता है कि भाई मेरे को नोबल गैस की जो लेवल है, मतलब उनकी नोबल गैस की लेवल मतलब क्या, नोबल गैस में कंप्लीट ऑक्टेट होता है। तो वो ये चाहते हैं, कोई भी मेटल और नॉन मेटल का एक ही मोटो होता है कि भाई मेरे को जो
कंप्लीट ऑक्टेट का ये है, वो कंप्लीट करना है और नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने का है मेरे को। उसके बाद मेटल्स डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल नॉन मेटल्स डू दिस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों का पर अलग अलग चीज है कि भाई कैसे मेरे को ऑक्टेट तक पहुंचने का है। तो मेटल्स क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके फिर ऑक्टेट तक पहुंचते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके तब वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। outermost shell of noble gas being complete, they are chemically inert। अब जब उनकी आउटर नोबल गैसेस की जो आउटरमोस्ट शेल होती है वो कंप्लीट होती है, इसके लिए उन्हें बोलते हैं इनर्ट गैसेस है वो। अब यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल, सोडियम और जब क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं और उन्हें तो भाई फॉर्म करना है कि हाँ हमें तो पूरा ऑक्टेट फॉर्म करना है, कंप्लीट हो जाए हमारा ऑक्टेट, चाहे हम लूज करें चाहे हम गेन करें। तो सोडियम और क्लोरीन कैसे गेन कर रहे हैं, सोडियम के पास 7 होता है, क्लोरीन के पास -1 होता है, और सोडियम के पास +7 होता है। तो ये दोनों रिएक्ट करके 8 हो गया इनका, 2 NaCl फॉर्म हो गया, एक आयोनिक कंपाउंड बना लिया इन दोनों